नमस्कार। आज बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी लेकिन कभी-कभी कंफ्यूजिंग लगने वाले टॉपिक पर, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। अच्छा, लैब में काम करते वक्त ऐसा तो कई बार हुआ होगा, है ना, कि एक बहुत गाढ़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला केमिकल सोल्यूशन हाथ में है और उससे एक हल्का पतला सोल्यूशन बनाना है। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और जानते हैं इसके लिए कमाल का एकदम सीधा साधा फॉर्मूला है। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, M1V1 इक्वल्स M2V2। देखने में कितना सिंपल लगता है ना? पर ये छोटा सा फॉर्मूला डाइल्यूशन की किसी भी सोल्यूशन को पतला करने की लगभग हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टॉक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर और हमें बनाना है 0.2 मोलर का 250 ml सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमें पता है उसे लिख लेते हैं, M1, M2 और V2। बस अब इन वैल्यूज को सीधे फॉर्मूले में डाल दीजिए और V1 के लिए सॉल्व कर लीजिए। जवाब क्या आया? 50 ml। मतलब हमें पुराने वाले स्टॉक सॉल्यूशन में से 50 ml लेना होगा। तो ये M जिसका हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? ये है मोलैरिटी। सीधा सा मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं। सोल्यूट मतलब वो चीज जो घुल रही है, और मोलैरिटी लैब में काम करने वालों के लिए समझिए ब्रेड एंड बटर है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मोलैरिटी जितनी काम की है ना, उसकी एक छुपी हुई कमजोरी भी है, एक सीक्रेट वीकनेस जो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्क में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इस कमजोरी को समझने के लिए चलिए एक बहुत बेसिक से सवाल पर चलते हैं। जब किसी भी लिक्विड को तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? सिंपल है, वो फैलता है, राइट? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और बस यही है मोलैरिटी की असली प्रॉब्लम। मोलैरिटी की पूरी कैलकुलेशन किस पर टिकी है? वॉल्यूम पर। और वॉल्यूम किस पर टिका है? टेम्परेचर पर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा, और क्योंकि वॉल्यूम फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में है, मोलैरिटी की वैल्यू घट जाती है। सोचिए एक ही सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सुबह अलग और दोपहर में अलग। ये तो गड़बड़ है। तो इस टेम्परेचर वाली सिरदर्दी का इलाज क्या है? इसका इलाज है मोलैलिटी। इसे हम छोटे m से दिखाते हैं। अब ये क्या चीज है? ये कहता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, मोलैरिटी है वॉल्यूम बेस्ड और मोलैलिटी है मास बेस्ड। ये सबसे बड़ा फर्क है। मोलैरिटी में हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नापते हैं, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर। लेकिन मोलैलिटी में हम सिर्फ सॉल्वेंट का वजन यानी मास लेते हैं, और यही सारा खेल बदल जाता है। मास टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए अब अपने केमिस्ट्री के टूलकिट में एक और नया स्पेशलाइज्ड टूल जोड़ते हैं। इसका नाम है नॉर्मैलिटी। ये हर जगह काम नहीं आता, लेकिन कुछ खास जगहों पर, जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में, ये बहुत ही ज्यादा काम का है। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी ये दोनों असल में जुड़े हुए हैं। देखिए, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और ये इक्विवेलेंट्स क्या है? ये कुछ नहीं, बस मोल्स को एक n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाते हैं तो एक बहुत ही सीधा साधा रिलेशन सामने आता है। नॉर्मैलिटी इक्वल्स n टाइम्स मोलैरिटी। सिंपल। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि सॉल्यूशन में क्या घोला गया है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कितने पार्टिकल्स घोले गए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द की। और यहीं पर सही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट चुनना क्रिटिकल हो जाता है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का ये चुनाव असल में मायने कब रखता है? इसका सीधा जवाब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन करते वक्त, खास तौर पर तब जब उस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इन दोनों में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बदल रहा है, तो जाहिर है हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए, यानी मोलैलिटी। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मोलैरिटी यूज होती है क्योंकि उसका फॉर्मूला आइडियल गैस लॉ से आता है जो वॉल्यूम बेस्ड है। और हाँ, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो एक और चीज को नहीं भूल सकते, वैन हॉफ फैक्टर, जिसे I से दिखाते हैं।
ये बस एक करेक्शन फैक्टर है। ये बताता है कि कोई चीज़ जब सॉल्यूशन में जाती है तो वो कितने पार्टिकल्स में टूटती है। जैसे नमक NaCl पानी में जाकर एक Na+ और एक Cl- आयन में टूट जाता है, तो एक पार्टिकल से कितने बने? 2। तो NaCl के लिए I की वैल्यू हो गई 2। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? टेक अवे ये है कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी ये सिर्फ रटने वाली परिभाषाएं नहीं हैं। सही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट चुनना एक सोचा समझा, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्ट है या एक चॉइस? शायद ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे नापने के लिए कौन सा पैमाना चुनते हैं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि साइंस में सिर्फ जवाब जानना ही काफी नहीं है। सही सवाल पूछना और सही टूल चुनना भी उतना ही जरूरी है।